हिंद मेरे प्यारे साथियों, मैं विजय कुमार फिर से एक बार स्वागत करता हूं पिछले क्लासों की तरह। आज फिर बेहतरीन सी एक इतिहास की क्लास में। साथियों, आज की इस ऐतिहासिक क्लास में मैंने एक ऐसा टॉपिक को लेकर के आया है जिस टॉपिक को मैं बहुत ही अच्छे ढंग से बताऊंगा और जितना भी बात बताऊंगा आपको कहीं बुक में नहीं मिलेगा। जल्दी आप खोज करके हाथ जाएगा, कहीं नहीं मिल सकता है। और इस टॉपिक को, जो साइमन कमीशन हमारा टॉपिक है, इस टॉपिक को मैं एक कहानी की तरह जब मैं आपको बताऊंगा तो आपके अंदर वह दिन याद आ जाएगा जिस दिन के लिए हमारे देश के महापुरुषों ने अपने खूनों की बलिदानी कैसे दी है, कैसे वो हंसते हंसते फांसी पर लटक गए हैं। और इस कहानी को सुनने के बाद आपके अंदर भी एक खून खौल जाएगा और एक जुनून सा आ जाएगा कि काश हम भी उस वक्त होते तो अपने देश के लिए अपने प्राण न्यौछावर करते। साथियों, आज हम पढ़ेंगे साइमन कमीशन के बारे में। यानी कि साइमन कमीशन क्या था अभी कुछ नहीं मालूम है, लेकिन आज के बाद पढ़ने के बाद आपके कोई भी एग्जाम में अगर साइमन कमीशन से एक भी क्वेश्चन आते हैं तो मैं उस सारे क्वेश्चन को लेकर के आया हूं और एक एक बात बताऊंगा। अगर एक एक बात आप ध्यान रखते हैं तो साइमन कमीशन से आने वाले एक क्वेश्चन को आप आसानी से कर सकते हैं। और आपको पता होगा कि एक क्वेश्चन एक किसी भी कंपटीशन एग्जाम में कितना इंपोर्टेंट रखने वाला है, कितना इंपोर्टेंट रहने वाला है, वो आप अच्छे ढंग से समझते हैं। चलिए हम जानते हैं कि आखिरकार साइमन कमीशन था क्या। आपको पता होगा कि एक समय था, यानी कि 1917 से 1920 तक गांधी जी ने पूरे भारत में मशहूर हो चुके थे और भारत को स्वराज दिलाने के लिए गांधी जी कई प्रकार के आंदोलन भी चलाए थे। और गांधी जी ने एक बात बताए थे कि मैं जितना भी आंदोलन चलाऊंगा, मेरा आंदोलन एक भी आंदोलन हिंसक नहीं होगा। हिंसक का बात किया जाए तो यानी कि मारधार, यानी कि मारा मारी नहीं कर सकते हैं, यानी कि आपस में लड़ाई नहीं कर सकते, हम बातों से स्वराज लेंगे, जो एक प्रकार का क्या था, असंभव बात था। लेकिन इस समय में यानी कि 1917 से 1920 में गांधी जी ने अंग्रेजों की बैंड बजा करके रख दिए थे। क्यों बैंड बजा करके रख दिए थे? क्योंकि इस टाइमिंग में यानी कि 17 से 20 तक गांधी जी जो जो मांगे रखी अंग्रेजों के पास, वो अंग्रेज पूरा करते गए। और पूरा करने का एक ही कारण था, क्योंकि अंग्रेज जो लोग थे वो प्रथम विश्व युद्ध में लगे थे। किसमें लगे थे? प्रथम विश्व युद्ध में लगे थे। अगर मैं बात करूं कि प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था तो आप लोग बता सकते हैं 1914। आप लोग बता सकते हैं 1914। अब देखिए, जब गांधी जी इस युद्ध में लगे थे तो गांधी जी इस युद्ध के साथ पूरे भारत में मशहूर हो गए थे, यानी कि लोगों के चहेता हो गए थे, क्योंकि बोल दिए थे कि हम स्वराज दिला करके ही रहेंगे। और अंग्रेज नहीं चाहते थे कि अगर गांधी जी के इस स्थिति में अगर बात नहीं मान जाए, मांग को पूरा नहीं किया जाएगा, तो एक तो हम लगे हैं, यानी कि ब्रिटेन के जो अंग्रेज हुआ करते थे वो फर्स्ट विश्व युद्ध में लगे थे। अगर इस तरह अगर गांधी जी का बात न मानेंगे तो ये गांधी जी सारे लोगों के साथ हम पे ही वार कर देंगे और अंग्रेज क्या हो जाएंगे, कमजोर हो जाएंगे। यही कारण था कि गांधी जी का सारा बात अंग्रेज मानते थे। कब तक? यानी कि 1917 से 1920 तक। लेकिन जैसे ही इस प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद एक ऐसा समय आएगा जो गांधी जी को जेल में उठा करके डालेगा और गांधी जी जयपाल जैसे शासक बनेंगे। और बर्दी का बात किया जाए तो सलमान खान की तरह बर्दी रखेंगे। कहने का मतलब यह है कि जैसे ही ब्रिटेन प्रथम विश्व युद्ध समाप्त होगा और ब्रिटेन यानी कि अंग्रेज इस युद्ध से निकलेंगे, जीत करके युद्ध से निकलेंगे, तो युद्ध से निकलने के बाद गांधी जी को 1922 में जेल में उठा करके डालेंगे। और जेल में डालने के बाद गांधी जी खाना पीना हर एक चीज छोड़ देंगे। और हर एक चीज छोड़ने के बाद इनको 6 साल की सजा होता है। और 6 साल नहीं रह करके जब ऐसा कंडीशन अंग्रेजों ने देखा, अगर ऐसे करेंगे गांधी जी की अगर मृत्यु हो जाता है तो भारत में बहुत भूचाल मच जाएगा। तो 6 साल की सजा की जगह इनको 1922 में ही जेल से बाहर कर दिया जाता है। और बाहर करने के बाद कुछ ऐसे बेकार काम करके गए थे, निर्णय लेकर गए थे गांधी जी कि जेल में से निकलने के बाद देश के जितना भी युवा था, युवाओं ने अपना एक अलग अलग पार्टी बना लिया था।
पार्टी बनाने के साथ अब वो नहीं चाहते थे कि गांधी जी अगर चाहेंगे तो स्वराज दिला सकते हैं। और जेल से निकलने के बाद गांधी जी उत्तर भारत को छोड़ करके दक्षिण भारत में चले जाते हैं, यानी कि आप लोग बोल सकते हैं भाग जाते हैं। ये रहा छोटी मोटी बात गांधी जी के बारे में। और जब मैं गांधी जी को पढ़ाऊंगा तो मैं अच्छे ढंग से आपको बताऊंगा। चलिए जानते हैं साइमन कमीशन। आपको पता होगा कि साइमन कमीशन आखिरकार एक प्रकार का कैसा कमीशन था, तो एक प्रकार का जांच कमीशन था। और जांच कमीशन किसका था, आइए समझते हैं। देखिए 1919 में आपको पता होगा प्यारे साथियों कि 1919 में भारत में एक अधिनियम आया था जिसे आप बोल सकते हैं रॉलेट एक्ट। क्या अधिनियम आया था, यानी कि रॉलेट एक्ट बोलिए, चाहे माउंट टेग्यू जेम्स चेडफोर्ड, माउंट टेग्यू जेम्सफोर्ड सुधार, यह एक प्रकार का अधिनियम थे जिसे हम रॉलेट एक्ट भी बोलते हैं। और रॉलेट एक्ट अधिनियम का बात किया जाए तो यह एक प्रकार का ऐसा अधिनियम था जिसमें बिना दलील, बिना वकील, केवल शक के आधार पर किसी भी व्यक्ति को क्या किया जाता था, गिरफ्तार कर लिया जाता था। और यह अधिनियम जो था ना वो भारतीयों को पसंद नहीं था और भारतीय लोगों पर ये क्या करता था, यानी कि इस अधिनियम से भारतीय लोगों में एक असंतुष्टता का भावना था कि हम लोग भारत के ही रह करके अंग्रेज हम पे इतने जुल्म कर रहे हैं। और इस जुल्म के जांच के लिए ब्रिटेन से ही एक कमीशन आया, यानी कि इस अधिनियम के जांच के लिए जो अधिनियम ब्रिटेन से 1919 में रॉलेट एक्ट आया था, इसी अधिनियम के जांच के लिए एक साइमन कमीशन भारत आता है कि आखिरकार यह साइमन कमीशन अच्छे ढंग से भारत में काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ठीक है, जैसे में साथियों समझिए कि जब ये रॉलेट एक्ट 1919 में ब्रिटेन से आया था तो ब्रिटेन में क्या था, एक इसके साथ ही एक और अधिनियम बनाया गया था कि रॉलेट अधिनियम को जांच करने के लिए प्रत्येक 10 वर्ष प्रत्येक 10 वर्ष में एक कमीशन बना करके भेजा जाएगा कि आखिरकार ये रॉलेट एक्ट जो है, यानी कि रॉलेट एक्ट जो है अच्छे ढंग से भारत में काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। लेकिन इस 10 वर्ष को देखा जाए तो जब 1919 में रॉलेट एक्ट भारत आया था तो इसको भारत में जांच करने के लिए 1929 में आना चाहिए, लेकिन 1928 में ही यह भारत आ गया था। क्यों? क्योंकि यह जो अधिनियम था वो भारत में कुछ अच्छा नहीं कर रहा था और जिससे भारतीय लोगों में असंतुष्टता की भावना बनी हुई थी। ठीक है, और यह अधिनियम यानी कि जब साइमन कमीशन भारत आया था ना, तो इस साइमन कमीशन में सात लोग इसके जांच करने के लिए आए थे भारत। साइमन कमीशन जब भारत आया था तो इसके 7 सदस्य हुआ करते थे और सातों के सातों सदस्य क्या थे, यानी कि ब्रिटेन के ही थे। तो ब्रिटेन के सदस्य यानी कि अंग्रेज ही इस कमीशन की जांच करने के लिए भारत आएंगे और भारत में अंग्रेज ही शासन कर रहे हैं, तो क्या यह गलत भी काम करेंगे अंग्रेज भारत में, यानी कि गलत तो कर ही रहे थे, तो यह क्या जांच के बाद अच्छा रिपोर्ट भेजेंगे ब्रिटेन में? कभी नहीं भेज सकते हैं, जिससे भारतीय लोगों के बीच एक असंतुष्टता की भावना था। भारतीय लोग असंतुष्ट थे, आक्रामक रूप लिए हुए थे, बहुत गुस्से में थे। और जैसे ही यह 7 के 7 लोग ब्रिटेन के आते हैं साइमन कमीशन के रूप में भारत में रॉलेट एक्ट की जांच के लिए, तो भारतीय लोग कहते हैं कि इस कमीशन में भारतीय लोग क्यों नहीं है, आखिरकार ब्रिटेन के लोग कैसे जांच कर पाएंगे कि आखिरकार ये अधिनियम सही ढंग से इंडिया में काम कर रहा है। देखिए साथियों, अगर मैं बात करूं साइमन कमीशन का, तो साइमन कमीशन भारत कब आया था, यानी कि 3 फरवरी 1928 को भारत में आया था। क्या आया था, यानी कि 3 फरवरी 1928 में भारत में आया था। और भारत में आने के बाद इसकी अगर स्थापना का बात किया जाए कि ब्रिटेन में इसका स्थापना कब हुआ था, तो ब्रिटेन में इसका स्थापना हुआ था मेरे प्यारे साथियों 1927 में इसका स्थापना ब्रिटेन में हो गया था। और मैंने स्टार्टिंग में ही बता दिया है आपको कि जो साइमन कमीशन था वो साइमन कमीशन एक प्रकार का जांच कमीशन था जो रॉलेट एक्ट 1919 या जेम्स
चेटफोर्ड सुधार की जांच करने के लिए कहा था, भारत आया था। तो यह एक प्रकार का जांच कमीशन था। अगर क्वेश्चन हमसे एग्जाम में आ जाए कि आखिरकार जो साइमन कमीशन था एक प्रकार का कैसा कमीशन था, तो एक प्रकार का जांच कमीशन था। कैसा कमीशन था? जांच कमीशन था। यहां तक तो सब बातें ठीक चल रही थी। आगे देखिए, आगे बढ़िए। यानी कि साइमन कमीशन एक सफेद कमीशन था। यह साइमन कमीशन एक प्रकार का सफेद कमीशन था। इसका अर्थ क्या होता है? तो आपको मैं बता दूं कि जब साइमन कमीशन भारत आया था, तो इस साइमन कमीशन भारत आने के बाद इस कमीशन के जितने भी सदस्य थे, यानी कि 7 सदस्य थे, और 7 सदस्य क्या थे? अंग्रेज ही थे, यानी कि गोरे ही थे। तो इसीलिए इस कमीशन को क्या कहा गया? यानी कि साइमन कमीशन कहा गया, यानी कि सफेद कमीशन कहा गया। अब यहां से देखिए, समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें मैं अब बताने वाला हूं। जैसा कि आपको पता होगा कि इस कमीशन के आने के, यानी कि इस कमीशन जो आया था 1919 का जांच करने के लिए, साइमन कमीशन, जो भारतीय लोगों में एक असंतुष्टता का भावना बना हुआ था। तो जब एक कमीशन भारत आया, तो इस कमीशन के विरोध में भारतीय लोग उतर गए। भारतीय लोग विरोध में क्यों उतरे? क्योंकि इस कमीशन में एक भी सदस्य भारत के नहीं थे। क्या यह जांच करेंगे कि भारत में वह अधिनियम अच्छे ढंग से काम भी कर रहा है? तो एक भी सदस्य भारत के नहीं होने के कारण यह लोग पहुंच जाते हैं जहां साइमन कमीशन के ट्रेन से उतरने वाले सदस्य रहते हैं, और वहां पर जाकर के हंगामा करने लगते हैं। और आप बताइए कि अगर हमारे यहाँ कोई विधायक आ रहा है, यानी कि भ्रमण करने के लिए आ रहे हैं, हमारे यहाँ कोई रोड है और वो रोड पे क्या है? पानी कचड़ा, यानी कि टूटा हुआ रोड है, तो उस विधायक को उसी रोड से लेकर के जाएंगे, तब तो उनके पता चलेगा ना कि हमारे शासनकाल में कितना अच्छा काम हुआ होगा या हो रहा है। तो ठीक वैसे ही या जहां ट्रेन से उतरने वाले थे वहां कुछ लोग पहुंच जाते हैं, और पहुंचने के बाद जब वैसे कमीशन के सदस्य आएंगे भारत में जांच करने के लिए, तो उनके सुरक्षा के लिए वहां पर पुलिस अधिकारी को तैनात किया जाएगा। और पुलिस अधिकारी के तैनात के साथ इतना भीड़ देखने के बाद कहीं वह सदस्य भारत में जो उस समय बरसराय था उसी से पूछ बैठा कि आप लोग क्या काम कर रहे हैं कि ये लोग इतना हंगामा कर रहे हैं। तो हंगामा करने की डर से यह एक व्यक्ति हुआ करता था जो भारतीय पर लाठी बरसाने का काम करेगा, जब मैं आपको आगे बताऊंगा। तो उस समय में अगर आपको बता दूं कि ब्रिटेन के संसद में, यानी कि ब्रिटेन के संसद में भारत के 2 सदस्य हुआ करते थे। भारत के यानी कि 2 सदस्य उस समय ब्रिटेन के सांसद में हुआ करते थे। काश उसी ब्रिटेन के भारतीय 2 सदस्यों में से किसी भी आप एक सदस्य को आप एक नौकर की तरह ही लेकर के आते और भारत में इस अधिनियम का जांच कराते, तो हम लोग को इतना धरना प्रदर्शन करने की जरूरत नहीं था। उस समय में अगर बात करूं तो ब्रिटेन में भारत के 2 सदस्य कौन कौन से थे? यानी कि एसपी सिन्हा हुआ करते थे, और दूसरा का डॉक्टर सल्फत वाला हुआ करते थे। यानी कि ये दोनों व्यक्ति वैसे व्यक्ति थे कि जब भारत में साइमन कमीशन आया था तो उस समय ब्रिटेन के सांसद में ये 2 सदस्य भारतीय हुआ करते थे। आपसे क्वेश्चन एग्जाम करेगा कि जब साइमन कमीशन भारत आया तो भारत आने के बाद ब्रिटेन में भारत के कौन कौन से 2 सदस्य हुआ करते थे, यानी कौन से 2 सदस्य थे? तो आप लोग का आंसर होना चाहिए मेरे प्यारे साथियों कि एसपी सिन्हा और डॉक्टर सफलत वाला, ये 2 सदस्य थे। तो उस समय ब्रिटेन में भारत का क्या थे? यानी कि संसद में सदस्य हुआ करते थे। आगे देखिए, आगे क्या होता है कि जैसे ही इस भीड़ को तोड़ने के लिए, यानी कि हटवाने के लिए बहुत प्रयास किया जाता है, लेकिन जब भी यह भीड़ उस साइमन कमीशन के विरोध के लिए नहीं हटती है, तो वहां पर कुछ घटना होने लगता है, यानी कि कुछ मारामारी आप बोल सकते हो होने लगता है। देखिए, तो इस कमीशन के विरोध में एक प्रमुख व्यक्ति हुआ करते थे, जिस व्यक्ति का नाम था लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय ने साइमन कमीशन का एक बहुत ही ज्यादा विरोध करते हुए दिख रहे थे। और जब साइमन कमीशन भारत उतरा, यानी कि आया, तो लाला लाजपत राय ने साइमन कमीशन को अंग्रेजों गो बैक का नारा दिया। यानी कि क्या नारा दिया? यानी कि लाला लाजपत राय ने साइमन गो बैक का नारा दिया, जो भारत में जांच करने के लिए ये साइमन कमीशन आ रहा था। दरअसल मैं आपको क्लियर कर दिया हूं कि क्यों
साइमन कमीशन की जांच को भगाना चाहते थे भारतीय लोग, क्योंकि जो जांच करने के लिए आ रहे थे उसमें 7 के 7 लोग क्या थे, अंग्रेज हुआ करते थे और भारत में अंग्रेज का ही शासन हुआ करता था। और अंग्रेज का जांच करके अच्छा रिपोर्ट, गलत रिपोर्ट को भी अच्छा रिपोर्ट बना करके ब्रिटेन भेजेगा कि यहाँ की शासन व्यवस्था ठीक चल रही है, लेकिन वास्तव में भारत की शासन व्यवस्था ठीक नहीं चल रहा था। तो एक लाला लाजपत राय जब साइमन कमीशन भारत आया तो साइमन कमीशन का बहुत ही ज्यादा विरोध करते हुए इस साइमन कमीशन को गो बैक का नारा दिया। और इस नारे के साथ एक व्यक्ति हुआ करता था, एक आप लोग बोल सकते हैं जनरल हुआ करता था, जिस जनरल का नाम था सैंडर्स, यानी कि सैंडर्स। यहाँ पर थोड़ा ध्यान देने वाली बात होगा, क्योंकि यहाँ पर अधिकतर बच्चे क्या करते हैं मेरे प्यारे साथियों, क्वेश्चन को देख करके बहुत अधिक फंस जाते हैं। यानी कि जब लाला लाजपत राय ने साइमन कमीशन को गो बैक का नारा दिया तो एक सैंडर्स नाम का एक व्यक्ति था, जिन्होंने क्या किया, लाठी चलाने का आदेश दे दिया एवं लाला लाजपत राय की मृत्यु हो जाती है। यानी कि सैंडर्स ने इन व्यक्तियों पर, लाला लाजपत राय पर लाठी चलाने का आदेश देता है और लाठी इनके सर पर इतना लग जाता है लाला लाजपत राय को कि लाला लाजपत राय की वहां पर ही हत्या मतलब मृत्यु हो जाती है। और आदेश देता है सैंडर्स, लेकिन लाठी चलाने का काम करता है जेम्स एस्कॉट ने। लाठी चलाया किस पे, लाला लाजपत राय पे। तो आपसे कमीशन अगर एग्जाम कर दें कि लाला लाजपत राय पर लाठी किसने चलाया, तो आपका आंसर जेम्स एस्कॉट ने, यानी कि जेम्स एस्कॉट होना चाहिए। और लाठी चलाने का आदेश किसने दिया, जो सैंडर्स ने दिया था। कौन दिया था, सैंडर्स ने दिया था। और यहीं पर लाला लाजपत राय की एक बुक आप लोगों को पता होगा कि अनहैप्पी इंडिया, दरअसल इसी घटना को प्रदर्शित करता है। किस घटना को प्रदर्शित करता है, इसी घटना को, यानी कि साइमन कमीशन को ही प्रदर्शित करता है। और लाला लाजपत के द्वारा लिखी गई एक प्रमुख पुस्तक जो बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, यानी कि अनहैप्पी इंडिया किसके द्वारा लिखा गया था, तो लाला लाजपत राय के द्वारा लिखा गया था। और इस क्वेश्चन को ध्यान रखिएगा कि साइमन कमीशन जब विरोध में, यानी कि गो बैक के विरोध में, गो बैक का नारा जब लाला लाजपत राय ने दिया तो उस समय सैंडर्स ने लाला लाजपत राय पर लाठी चलाने का आदेश दिया था। ये लाठी नहीं चलाया था, लेकिन लाठी किसने चलाया लाला लाजपत राय पर, जेम्स एस्कॉट ने लाठी चलाने का काम किया। तो यहां से आज से आपका डाउट क्लियर, आगे बढ़िए। अब देखिए, जैसे ही यहाँ पर लाला लाजपत राय की मृत्यु हो जाती है तो हमारे देश में की कमान उस समय नौजवान युवा संभाले हुए थे, जैसे भगत सिंह को बोल दें, यानी कि चंद्रशेखर आजाद, राजगुरु, ऐसे ऐसे नौजवान और युवा जोश वाले उसमें भारत की कमान को संभाल करके बैठे थे। और इसी घटना में जब लाला लाजपत राय की मृत्यु हो जाती है, यानी कि हत्या कर दी जाती है मार मार करके, तो उस एक समय आता है 27 दिसंबर 1928, यानी कि 27 दिसंबर 1928 को लाला लाजपत राय की हत्या के बदला लेने के लिए 1900 यानी कि 27 दिसंबर 1928 को एस्कॉट के भर में, जो एस्कॉट ने लाला लाजपत राय पर के सर पर लाठी मार मार कर यानी कि हत्या कर दिया था, तो इसी के खोज में भगत सिंह, यानी कि भ्रम में बोल सकते हैं खोज में, क्योंकि एस्कॉट को मारना चाहते थे भगत सिंह, तो इसके खोज में कहाँ चले जाते हैं, यानी कि खोज में निकलते हैं ताकि हम एस्कॉट की हत्या कर दें। लेकिन एस्कॉट भागा हुआ फिरता है, यानी कि एस्कॉट मिलता नहीं है। उस समय इन्होंने सैंडर्स की हत्या कर देती है। और सैंडर्स की हत्या करने के बाद भगत सिंह ने सैंडर्स की हत्या करने के बाद, अब सैंडर्स जब मारा गया, हत्या कर दिया गया, तो अब भगत सिंह अंग्रेजों के हाथ नहीं आने लगेंगे, यानी कि अब भागे फिरे रहेंगे, अंग्रेजों के कभी हाथ नहीं आएंगे। क्या आएंगे, हाथ नहीं आएंगे। और सैंडर्स का बात किया जाए तो एक बहुत ही प्रमुख सेनापति हुआ करता था सैंडर्स, यानी कि अंग्रेजों का। तो अंग्रेजों का इस भगत सिंह के ऊपर सैंडर्स के हत्याकांड का केस भी था। और यहाँ से क्वेश्चन भी बनता है कि आखिरकार भगत सिंह की फांसी क्यों हुई। तो बहुत सारे साथी हमारे आंसर दे बैठते हैं कि यह एक प्रकार का जो सेंट्रल लेजिस्लेटिव जो असेंबली था उसमें बम फेंकने की वजह से यानी कि भगत सिंह का फांसी हो जाता है। तो ऐसा कोई वहां पर कारण नहीं था, बस उसमें बम फेंकने यानी कि सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में बम फेंकने की वजह से इनको गिरफ्तार किया जाता है, जो मैं आपको आगे पढ़ाने वाला भी हूं। तो वहां पर इनको गिरफ्तार किया जाता है, लेकिन फांसी देने का काम, फांसी दिया किस केस में गया, तो वो सैंडर्स की हत्या केस में भगत सिंह को फांसी दिया गया था। और गिरफ्तार कहाँ किया गया, यानी कि सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली
में बम फेंकने की वजह से। अधिकतर साथी वहां पर आंसर लगा करके आते हैं कि जो भगत सिंह के फांसी दिया गया था वो किस रूप में फांसी दिया गया था, तो असेंबली में बम फेंकने से। तो आज से आपका एक भी डाउट क्लियर है। अब देखिए, जब ऐसे करके भागा भागा फिरते थे भगत सिंह, तो इनको लगने लगा कि अब भागने से आजादी नहीं मिलने वाला है। और यह जो सदस्य हुआ करते थे वह एक पार्टी का सदस्य हुआ करते थे, जिस पार्टी का नाम था HRA, जिसको मैंने बताया है H से हिंदुस्तान, R से रिपब्लिक और A से एसोशलिस्ट, एसोशलिस्ट, यानी कि इस हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोशलिस्ट के पार्टी के क्या हुआ करते थे, सदस्य हुआ करते थे। और इस सदस्य इतना आक्रामक रूप ले लिया था, इतना आतंकवादी रूप ले लिया था भारत को आजादी दिलाने के लिए, कि इस पार्टी का नाम ही चेंज करना पड़ गया। और इस पार्टी का नाम सन 1928 में HSRA रख दिया गया, यानी कि HSRS रख दिया गया, यानी कि इसमें केवल S जोड़ दिया गया, जिसका अर्थ होता है सोशलिस्ट, यानी कि हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन, यानी कि हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन रख दिया गया। और यह जब पार्टी का जब नाम बदला गया तो उसमें एक नौजवान दल को भी शामिल किया गया, यानी कि नौजवान जो दल बना था, यानी कि गांधी जी के आंदोलन को वापस लेने के लिए, तो उसमें भगत सिंह ने अपना एक पार्टी बनाया था भारत में, और उस पार्टी का नाम था क्या, नौजवान युवा दल। और उस पार्टी की कब बना था, 1926 में वह पार्टी बना था। इस पार्टी को भी इसमें शामिल किया गया, और इस पार्टी को शामिल करने के बाद HRA को HSRA यानी कि हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन रख दिया गया। और इस पार्टी का नाम रखने का काम चंद्रशेखर आजाद ने किया था। किसने किया था, यानी कि चंद्रशेखर आजाद ने किया था। बस आज की क्लास में इतना ही। आगे मैं पढ़ाऊंगा बारदौली सत्याग्रह के बारे में, तब फिर मैं आगे पढ़ाऊंगा सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली कैसे भगत सिंह ने बैंक फेंकने का काम कर रहे हैं, कैसे भगत सिंह की फांसी होती है। आखिरकार भगत सिंह की फांसी को तो मैं पढ़ाना नहीं चाहता हूँ, क्योंकि वह एक ऐसे युवा शान थे जो बहुत ही अपने कम उम्र में ही अपने हंसते हंसते फांसी पर चढ़ जाते हैं। लेकिन मैं आपको पढ़ाऊंगा। तब तक के लिए आज के क्लास में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।